अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं और हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जहां से अब दो बड़ी खबरें आई हैं। एक तो खबर ये है कि अब इमरान खान साहब के पैरोकार बन चुके हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और उन्होंने भी इमरान खान साहब के इक़दामात को दुरुस्त करार दे दिया है। अमली तौर पर उन्होंने उसका मुज़ाहरा भी किया है, उस पर बात करेंगे सोहेल रशीद साहब से। उससे पहले एक और बड़ी खबर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है, वो है अफ़गान शहरियों की पाकिस्तान से बेदखली का मामला। उस पर एक आइनी दरख्वास्त, आपको याद होगा, सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर समेत मुख्तलिफ जो सेनेटर्स हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने दायर की थी 184(3) के तहत। उस दरख्वास्त के ऊपर एक खैर हिस्ट्री है, एतराज़ात लगे। बहरहाल फाइनली आज उस दरख्वास्त पर समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा थे। कमरा अदालत नंबर 1 में समाअत इस वजह से हुई कि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मौजूद नहीं थे कोर्ट में, लिहाजा सीनियर मोस्ट जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में लगा। और समाअत जब शुरू हुई, उस पर उमर गिलानी वकील हैं पटिशनर्स के, फ़रतुल्लाह बाबर वगैरह के, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए और उन्होंने कहा कि किस तरह ये जो फ़ैसला हमारी निगरान हुकूमत ने किया है ये उनके इख्तियार से बाहर है। निगरान हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती, ये इख्तियारात इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हैं। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का है। और उसके बाद यहाँ पर आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक सवाल पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, जो अफ़गान महाजरीन 40 साल से पाकिस्तान में हैं उनको यहाँ ही रहने दिया जाए। ये बहरहाल एक ओपन एंडेड क्वेश्चन था, कोई उसमें उनकी ऑब्जर्वेशन नहीं थी, उन्होंने सिर्फ एक सवाल सामने रखा। और उसके बाद दीगर जजेज़ ने भी सवालात रेज़ किए। जस्टिस याया अफरीदी ने एक सवाल पूछा कि आपके कौन से बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर हुए हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स मुतासर हुए हैं, जिस पर वकील ने निशानदेही की आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 10A की, आर्टिकल 9 की और आर्टिकल 25 की, और इसके अलावा दीगर भी कई आइन के आर्टिकल्स की उन्होंने निशानदेही की है। और कहा है कि मैं अदालत को इस पर असिस्ट करूँगा कि किस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर हुए हैं। जो आज की लाइम लाइट है वो मेरे ख़्याल से जस्टिस आयशा मलिक पर रही, उन्होंने ली है लाइम लाइट, और उन्होंने आज उन इंटरनेशनल आप कह सकते हैं ऑब्लिगेशंस की बात की है कि हमने कुछ कमिटमेंट्स की हैं नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पर हमने कुछ ऐसे मुआहदों पर दस्तखत किया है जो समहाउ उन रेफ्यूजीज़ को, उन महाजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, उनसे मुतालिक बात करते हैं। और हमने ऐसी ट्रीटीज़ को उनके ऊपर दस्तखत किए हैं, हम सिग्नेटरी हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ मुआहदे हैं महाजरीन से मुतालिक। और इसके अलावा यहाँ पर वकील साहब ने खैर अदालत को ये बताया कि ये जो अदालत है इसके पास इख्तियार मौजूद है कि वो जो शहरी हैं उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और फिर यहाँ पर जस्टिस आयशा मलिक ने एक सवाल उठाया कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका जो इख्तियार है डिपोर्टेशन ऑफ अफ़गान महाजरीन पर, जो अफ़गान महाजरीन की मुल्क से बेदखली है, ये एक आइनी मामला है। और जो वकील साहब हैं वो ये कहते हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके पास इख्तियार नहीं है, और अ पर्सन हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर असाइलम, जिस शख्स ने ऑलरेडी असाइलम के लिए अप्लाई कर रखा है, उसको कैसे मुल्क से बेदखल किया जा सकता है। सोहेल रशीद साहब, इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया, थोड़ा सा बता दें आप क्या समझते हैं, जो आज की ऑब्जर्वेशंस आपने भी सुनी हैं कमरा अदालत में जजेस साहिबान की जानिब से। मैं तो तवक्को नहीं कर रहा था, मैं ये समझ रहा था कि हो सकता है इस दरख्वास्त को अदालत डिसमिस कर दे इस बुनियाद पर कि ये एग्जेक्टिव का मामला है, मगर अदालत ने एक स्टेप फर्दर लिया है। नोटिस आज जारी कर दिए हैं वफाक को और एपेक्स कमेटी, जिस कमेटी ने ये फ़ैसला किया, और उसके बाद वजारत ख़ारजा को असिस्टेंस के लिए और अटॉर्नी जनरल को। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखें, मामला एग्जेक्टिव का ही है, लेकिन एग्जेक्टिव को सुना तो जाएगा ना कि किस ग्राउंड को, और उसको रिकॉर्ड पे तो लाया जाएगा कि किस ग्राउंड पे ये फ़ैसला किया गया है और इतने साल बाद क्यों ये ज़रूरत महसूस की गई कि फ़ौरी तौर पर उनको जो है वो इनखला किया जाए। और ये बात दुरुस्त थी जस्टिस आयशा मलिक की कि हम कुछ इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे मायदों के पाबंद हैं जो हमने कर रखे हैं। पाकिस्तान बहरहाल है तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और जब आप इस तरह के मामले पे जाते हैं तो ये पूरी दुनिया में बड़ा नाजुक मामला हुआ करता है। जो पनागज़ीन होते हैं, जो महाजरीन होते हैं, यूरोप में कई ममालिक ऐसे हैं कि जिसके पास अगर कोई गैर कानूनी
तौर पर वहाँ पहुँचने के ख्वाहिशमंद अफराद की कश्ती डूब जाए, वहाँ पे पूरे शहरी अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकल आते हैं कि भाई ये आपकी पॉलिसी की वजह से एक इंसानी अलमिया रुनमा हुआ है। तो जो माइग्रेशन होती है इसके साथ एक ह्यूमन ट्रेजिडी बहुत बड़ी जुड़ी होती है। हमारी नस्लें जो है ना अभी एक 47 की माइग्रेशन से अभी तक निकलने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तीसरी नस्ल है। तो ये अफ़गान रिफ्यूजीज़ जो है इनके साथ अनफॉर्चुनेट तब भी था जब ये अपने घरों से निकाले गए और यहाँ आए। अब इन्होंने कानून के मुताबिक, असूल के मुताबिक तो वापस ही जाना है और पाकिस्तान ने डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपनी जो अपने पीपल हैं, अपना कंट्री है वो फर्स्ट है। और पाकिस्तान के डायनामिक्स जो हैं वो यूरोप जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वैसी अभी यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं, हमें कई तरह की थ्रेट्स हैं। उसके तहत यकीनन ये फ़ैसला किसी न किसी वजह से ही किया गया होगा और पिछले जो दहशतगर्दी का भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ा तो उसमें कई दफ़ा ना, मैं नहीं कहता कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ ने या किसी ने यहाँ पे किया है, वो लोग उन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया है, मुख्तलिफ़ शोबों में वो पढ़ लिख के भी शामिल हुए, पाकिस्तान की तरक्की में उन्होंने हिस्सा भी डाला। लेकिन उनके जो कैंप्स हैं उनमें अक्सर आड़ लेके तो कई बार जो यहाँ पे सुसाइड बम्बिंग वगैरह ये सारी चीज़ें देखने में आएगी। लेकिन अब पाकिस्तान फौरी तौर पे ना, पाकिस्तान जिस तरह के गिलाफ में कवर होकर रुक गया था ना, उसको एक दफ़ा फाड़ के पाकिस्तान चीज़ों से बाहर आने की कोशिश कर रहा है कि लेट्स मूव ऑन। तो उसमें मेरा ख्याल है ये फैसला हो गया है, होने चाहिए थे वो काम हमने उसमें ये फैसला हो गया है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पाकिस्तान फर्स्ट को दोबारा अडॉप्ट कर रहा है और उसमें बड़े फैसले कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर है अब कोर्ट में लोग आ गए हैं और उसमें अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं तो उनको भी जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का तो गवर्नमेंट ने ही जायज़ा लेना है, पाकिस्तानी कवानीन का जायज़ा लिया जाएगा कि बिलखसूस वो बच्चे जो यहाँ पे इन 40 साल के दौरान पैदा होकर बड़े हो गए, उनको कौमी शनाख्ती कार्ड जारी हो गया है, उनका स्टेटस क्या होगा। क्या उनको भी बेदखल किया जाएगा कि उनके पेरेंट्स अफ़गानिस्तान से आए थे, या उनको भी यहाँ पे रखा जाएगा। इस तरह के जो नुक्ते हैं वो बहरहाल अदालत में तय होने हैं, उससे शायद कुछ रिफ्यूजीज़ जो हैं उनको रिलीफ मिल सकेगा। अच्छा, एक और सवाल आज जस्टिस आयशा मलिक ने रेज़ किया है, वो ये सवाल था कि क्या जो निगरान हुकूमत है पाकिस्तान की वो इन इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, इन मुआहदों को जो आलमी सतह पर बैनुल अक़वामी मुआहदों को हमने उन पर दस्तखत किए हैं, क्या उनको नज़रअंदाज कर सकती है। और इस सवाल के ऊपर अब अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। और एक और अहम सवाल जस्टिस आयशा मलिक ने आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की उनको आप कह सकते हैं कि निशानदेही की उस मामले की, और उन्होंने उनको बताया। बाद में जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने वकील साहब से ये पूछा कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि क्या ये मौजूदा बेंच जो 3 रुकनी बेंच है ये इस मुकदमे को सुने या फिर लार्जर बेंच बनाया जाए। क्योंकि उन्होंने फिर कहा कि हमारी बहन आयशा मलिक ने निशानदेही की है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 की जानिब, जो ये बात करता है कि जो आइन की तशरीह के मामलात हैं उन पर 5 रुकनी लार्जर बेंच या उससे बड़ा बेंच ही मामलात को, मुकदमात को सुन सकता है, तो उस पर हमें एड्रेस करें। और साथ साथ उन्होंने अब ये भी कह दिया है कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर हमें इस नुक्ते के ऊपर सेटिस्फाई करें कि आया ये बेंच इस मुकदमे को सुन सकता है या एक लार्जर बेंच सुनेगा। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो निगरान वफाकी हुकूमत है उसके फ़ैसले पर बाकायदा तौर पर अब आइनी तशरीह भी कर सकती है और ये मामला अब इतनी आसानी से जो है वो ख़त्म होने वाला नहीं। कहा है कि निगरान हुकूमत, कोर्ट ने पूछा है कि क्या वो इख्तियार रखती भी है यानी वो इसको नज़रअंदाज कर, तो निगरान हुकूमत जब इलेक्शन को नज़रअंदाज कर सकती है तो वो किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज कर सकती है। बिल्कुल आपकी बात ये भी दुरुस्त है, मगर वो अभी मामला आएगा इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहाँ पर भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से काफ़ी लोगों ने उम्मीदें बांध रखी हैं कि जो तारीख़ उनके मौजूदगी में, उनके कहने पर, उनके इसरार पर दी गई है सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस पर इंतखाबात होंगे। पत्थर पर लकीर अब देखते हैं कि होती है साबित या नहीं। ये अब दूसरा मामला है, इसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद का बेंच है। बेंच बड़ा सर दिलचस्प है, मैंने कल भी ये बात की है कि तीनों जजेज़ हैं और तीनों ही आप ये नहीं कह सकते कोई एक दूसरे से लाइक माइंडेड कोई जजेज़ हों, हम ख्याल हों, तीनों की राय जो है मुख्तलिफ है। बड़ा अच्छा बेंच बना है और इस पे ये इस केस में शुरू में जो देखें आप, पहले तो रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शंस भी थे रजिस्ट्रार के, वो दूर हुए। उसके बाद जस्टिस यहिया अफरीदी जो हैं इस बेंच में शामिल हैं, जिन पे फरदुल्ला बाबर और ये लोग मतलब यकीनन एक पूरा ट्रस्ट जो है वो रख सकते हैं इस सारे मामले के ऊपर कि इस मामले को पूरे मेरिट पे वो देखेंगे और उसके आगे चलेंगे। लेकिन आज की डेवलपमेंट मैं समझता हूँ वो यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस टेकअप ही नहीं हो चुका बल्कि आगे बढ़ चुका है, नोटिस हो गए हैं, तो अब ये केस जो है मेरिट पे डिसाइड होगा। और लेकिन अबूरी रिलीफ जो है ना अभी तक
वो आज मांगा गया उनकी जानिब से। वकील साहब ने इसरार किया, अदालत से इस्तदा की कि अबूरी रिलीफ दिया जाए, मगर अदालत ने यह कहा, जस्टिस याह्या अफरीदी ने, कि हम पहले इस नुक्ते को देखेंगे क्योंकि हमारे लिए ये भी एक मसला है कि आया ये बेंच सुन भी सकता है इस मुकदमे को, नहीं। बहरहाल उन्होंने एक और इस्तदा की कि आइंदा हफ्ते या जल्द इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उनकी इस इस्तदा को मंजूर किया गया और आइंदा हफ्ते के लिए ही, यानी नेक्स्ट वीक में किसी भी रोज़ इस मुकदमे को समाअत के लिए अब मुकर्रर किया जाएगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अब काजी जो इमरान खान साहब हैं उनके नक्शे कदम पर चलने का फ़ैसला किया है। आज 2 गाड़ियाँ उन्होंने नीलाम करने की बात की है, उस पर सोहेल रशीद साहब आप बताएं कि ये मामला है क्या और ये गाड़ियाँ कौन सी हैं? देखें, ये गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं। इसमें एक मर्सिडीज़ बेंज शामिल है जो 2020 में इंपोर्ट की गई थी। 61 मिलियन रुपए उसके जो हैं वो कीमत बनती है। इसके अलावा एक पंजाब गवर्नमेंट ने भी गाड़ी दे रखी थी, लैंड क्रूज़र बुलेट प्रूफ। ये 2 गाड़ियाँ जो है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नीलाम करने का फ़ैसला किया है और उन्होंने ये हिदायत जारी की हैं कि ये बड़ा, जस्टिस गुलजार साहब के दौर में, एक तो जस्टिस गुलजार साहब के दौर में थी 2020 वाली जो इंपोर्ट की गई थी, और उसको मेरा ख्याल है, आप बेहतर बता सकते हैं, जस्टिस उमर बंदयाल ने भी इस्तेमाल नहीं किया उसको। जस्टिस उमर बंदयाल साहब से जब हमारी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, जब उन्होंने हलफ लिया था, तो उन्होंने ख़ुद बताया था कि जो एक उस वक्त यहाँ पर एक होती थी BMW गाड़ी, उन्होंने कहा था कि मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, और जो मेरे पास दूसरी गाड़ी है बतौर जज जो उनको अलाट थी, होंडा सिविक, वो उसी को इस्तेमाल करते रहे, उन्होंने भी इस्तेमाल नहीं किया। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक स्टेप फर्दर, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का वो जो लेटर लिखा गया रजिस्ट्रार की जानिब से, उसमें यह कहा गया है कि चीफ जस्टिस को कहीं से पता चला है कि यहीं पे जो 2 बड़ी महंगी गाड़ियाँ पार्क हुई हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दी गई हैं, और ये 2 गाड़ियाँ उन 2 गाड़ियों से हट के हैं जो कि रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस को मैसर हैं, दस्तियाब हैं। ये बादशाहत है ना सर, ये बादशाहत है जी, बिल्कुल बादशाहत है। इतनी महंगी गाड़ी 61 मिलियन रुपए जो है ना, वो उसको हमारे जैसे बंदे को ट्रांसलेट करने के लिए। लाहौर में चीफ जस्टिस बैठते हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में तो उन्होंने शाज़ो नाज़र जाना होता है, और उनके पास गाड़ी भी खैर हुकूमत ने उनको दी हुई है, बावजूद इसके एक स्पेसिफिक गाड़ी वहाँ पर खड़ी पार्क करी। चीफ साहब आएंगे और इस पे जो है बैठ के वो कोर्ट तक जाएंगे और बुलेट प्रूफ होगी, और फिर यहाँ पे जो है वो मर्सिडीज़ बेंज में सफ़र करेंगे। तो अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान ने गवर्नमेंट में आने के बाद इस तरह की चीज़ें जो है वो नीलाम करने का फ़ैसला किया था। इस पर बड़ी डिस्कशन होती रहती है, डिबेट होती रहती है जी कि ये तो एम एक दिखावे का काम है। दिखावे का काम नहीं होता। हाईएस्ट ऑफिस से जब इस तरह की बात जाती है तो उसका मतलब एक स्टेटमेंट मेकिंग पॉलिसी होती है कि भाई हम ये चीज़ें नहीं करना चाहते, और निचले लेवल पे भी ये होना चाहिए। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब ये कर रहे हैं तो वो वाज़े इशारा दे रहे हैं कि आप बड़े बड़े आइनी ओहदों को जो है उनकी अच्छी सवारी का, शाहाना सवारी का इंतज़ाम ना करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो लोगों की वो बेहतर बनाएं। क्योंकि इस लेटर में भी यही कहा गया है कि ये गाड़ियाँ बेच के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आम लोगों की, उसको बेहतर बनाने के लिए उसके ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा। अगरचे वो उससे क्या भी हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बेहतर हो ही जाएगा। शायद किसी एक जगह पे कहीं ना कहीं वो खर्च हो सकता है। मगर मेरे ख्याल से तो ये जो काम है ये जजेस के सोचने के नहीं है। बेशक उनका इकदाम बड़ा ही मुनासिब इकदाम है, उनको करना भी चाहिए, मगर हमारे सीनियर अच्छा मैं एक बात शामिल करना चाह रहा था, वो माजरत के साथ आपकी अगर इजाज़त हो तो, वरना मैं चला जाता हूँ। चले जाएं सर। अच्छा बताएं, नाराज न हुआ करें। सर नाराज़ नहीं सर, मैंने तो इजाज़त मांगी, आप इजाज़त नहीं देंगे। आप कह रहे थे कि काजी फ़ाइज़ साहब ने इमरान खान के नक्शे कदम पे चलने का फ़ैसला किया है। आपकी बात से मैं चलें एग्री कर लेता हूँ। अब देखते हैं फिर काजी फ़ाइज़ साहब हेलीकॉप्टर कब लेते हैं। अच्छा, और 50 रुपए वाला। हाँ 50 रुपए वाला ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो वो काबीना की गाड़ियाँ फरोख्त करवा के फिर खुद के लिए हेलीकॉप्टर रख लिया था और एक BMW रख ली थी। उसमें एक रीज़न है, वो हम बात यही कर रहे हैं। मैं वैसे कर रहा था, स्टेटमेंट, आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इस ओहदे पर बैठकर इस चीज़ को सोच रहे हैं। एक बात कर लेता हूँ, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी उसमें यह था, वो कहते थे कि पूरा हिसाब किताब लगाया था, जितना प्राइम मिनिस्टर के लिए रास्ता रोक के अवाम को तकलीफ़ दे के पूरा बनीगाला से यहाँ तक जितना स्कार्ट सार्ट चलता था, उससे हेलीकॉप्टर हमें वहाँ से यहाँ तक सस्ता पड़ता था। मैं नक्शे कदम की बात कर रहा हूँ, वो तो फिर इमरान खान साहब ने हेलीकॉप्टर, असल में उनका पॉइंट डिफरेंट है। ये कह रहे हैं जो गाड़ियाँ या उस वक्त जो महंगी गाड़ियाँ फरोख्त करने की बात हुई थी या इस्तेमाल ना करने की, उसके बाद उन्होंने गाड़ियाँ इस्तेमाल की हैं। दूसरी एक और बात भी, इसमें एक और पॉइंट भी है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने जब वो गाड़ियाँ नीलाम कराई थी ना, अपनी नहीं कराई थी वज़ीर आज़म ऑफिस की, अपनी गाड़ियाँ BMW प्रोटोकॉल की रखी थी सारी, बुलेट प्रूफ वगैरह। वो जो काबीना के उसके नीचे होती है ना, उसके ऊपर क्या कहते हैं, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब भी अपनी 2 गाड़ियाँ नहीं नीलाम करा रहे, अपनी 2 रख रहे हैं। इजाफी नीलाम हुई थी, अभी सर आप इजाफी नीलाम ले रहे हैं। मैं दिल पे नहीं ले रहा, तो सही ना, आप जो कह रहे हैं ना 2 गाड़ियाँ यहाँ भी रखी जा रही हैं, वहाँ भी उन्होंने रखी थी। और सुने तो सही ना,
तो वो उन्होंने काबीना के पूल पे जो थी ना लग्जरी गाड़ियाँ वो फ़रोख्त करा दी थी, अपनी इमरान खान साहब ने फ़रोख्त नहीं की थी। ठीक है सर। और दूसरा ये है कि काजी फाइज़ साहब अपनी नहीं फरोख्त करा रहे, दो इजाफी फरोख्त करवा रहे काजी फाइज़ साहब जो है ना वो अपनी गाड़ी पे आते हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ी पे। जैसे बंदियाल साहब आते थे, बंदियाल साहब BMW सर पे वो आते कहते हैं जो बंदा कोई भी अच्छा काम करे वो कहते हैं गिव द डेविल हिज ड्यू। तो अगर हमारा इमरान ये खान साहब ने गेस्ट एक अच्छा एंट्री थी। काम किया है उनको भी हमने उसकी तारीफ़ की थी, आज काजी फाइज़ साहब ने किया है, तो हम भी यही कह रहे हैं कि ये काम करना चाहिए, मगर ये काम इनके करने के नहीं है जिनको करने चाहिए। ये हुकूमतों के काम है, उन लोगों के काम है जो इदारों को ये गाड़ियाँ फ्राहम करते हैं, जो फ्यूलिंग फ्राहम करते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह हमारे कई जजेस जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पर एक सर ब्रांच है। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने देखा है कि जब नया मॉडल, अभी पता नहीं इस बार आई है यानी 2022 तक तो आ चुकी थी, कि सिविक का जो नया मॉडल आता है ना, पुरानी जजेस की गाड़ियाँ छोड़ के तो फिर वो सारी नई आ जाती हैं। यहाँ पे सार कॉन्फ्रेंस के नाम पर 2016 में गाड़ियाँ मंगवाई गई बाहर से कि मेहमानों को ले आए जाएंगे, वो बाद में नवाज शरीफ फैमिली के इस्तेमाल में रही हैं। नयाब ने एक मरीम नवाज के पास से ली थी जाके, और वो गाड़ियाँ बाद में उसके ऊपर नयाब ने रेफरेंस भी बनाया। नहीं, ठीक अब है जी, अपना मरीम सुने। नवाज पे अटैक न करें। नहीं नहीं इमरान साहब नहीं नहीं गुस्सा नहीं नहीं, अगली बात सुने। उस पे नयाब ने रेफरेंस बनाया, वाहिद रेफरेंस था जो एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग से मंजूर होने के बाद किसी अदालत में दायर ही नहीं हुआ। उसमें एक सेक्रेटरी खारजा साहब थे, एजाज साहब, वो भी मुलजम नामजद हो गए थे, नवाज शरीफ साहब भी मुलजम नामजद हो गए थे। और उसमें मज़े की बात कि आफ्ताब सुल्तान जो साबिक चेयरमैन नैब रह के इस्तीफ़ा दे गए हैं, वो भी मुलजम नामजद हो गए थे, जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फतोशा खाना वाला केस जी। लेकिन वो मंजूरी हुई, एलामिया जारी हुआ और फिर उसके बाद वो केस गायब हो गया। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और 2 खबरें थी हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे जो इमरान खान साहब ने एक ख़त चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भेजा है, उस ख़त के असल हक़ाइक़ क्या हैं और उस ख़त के अंदर दरअसल लिखा क्या गया है और उसमें क्या कुछ आगे हो सकता है, वो आपके सामने शेयर करेंगे आपके साथ। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे सोहेल रशीद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।